जो भी ये सो कॉल्ड मनुवादी संगठन है जो मनुस्मृति देश पे लागू करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है पाकिस्तान की एजेंसीज़ के साथ, चाइना की एजेंसीज़ के साथ और इजराइल की एजेंसीज़ के साथ। यूपी की इकोनॉमी ख़ास तौर पे अच्छा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये बात तो चाइना और पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगी, आएगी क्या? बिल्कुल नहीं। इजराइल को भी पसंद नहीं आएगी। तो उन लोगों ने क्या काम किया कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की ताकि जो ये लुलू साहब हैं ये थोड़ा रिलक्टेंट फील करें इंडिया में इन्वेस्ट करने से और यूपी में ख़ास तौर से इन्वेस्टमेंट करने से। ये देशद्रोही हैं, देश में हर एक प्रकार के गंदे घिनौने काम कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान से मदद लेकर, उनसे फ़ायदा उठाकर और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। मनुवादी मानसिकता के बीजेपी और आरएसएस के ख़ास तौर पे लोगों का जो झूठ तंत्र है जिसकी वजह से वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो एक्सपोज करने की जिसके पास ताकत या शक्ति या हिम्मत है उसके ऊपर सरकार पूरी ताकत से हमला कर रही है। इस वक्त ताजा तरीन कई मुद्दे सामने आ रहे हैं देश में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है पीएफआई का मामला और उसके बाद दूसरे नंबर पर है लुलू मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। इंटरव्यू में आखिर तक बने रहिएगा, कई बड़े खुलासे आज होने वाले हैं। पराचा साहब, सबसे पहले आपसे लुलू मॉल को लेकर बातचीत करना चाहूंगा। नमाज को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। लुलू मॉल जिसका उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद वहां कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी। हिंदूवादी संगठनों का यह विरोध है कि अब हम सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे अगर वहां नमाज होगी तो। इसमें देखिए, मैं इस विवाद में बोलता ही नहीं हूँ, ना बोलना चाहता हूँ अभी भी। मैं हर एक मसले की जड़ तक जाना चाहता हूँ और जड़ तक जाऊँगा इस बारे में। जो भी ये सो कॉल्ड मनुवादी संगठन है जो मनुस्मृति देश पे लागू करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है पाकिस्तान की एजेंसीज़ के साथ, चाइना की एजेंसीज़ के साथ और इजराइल की एजेंसीज़ के साथ। ये मेरा एलिगेशन है और इसको मैं अपनी हर एक जो भी मैं पब्लिक में बयान देता हूँ उससे मैं साबित करता हूँ। और एक ये जो लुलू कांड, जो ये लुलू मॉल का जो कांड हुआ है, उससे भी एक बात साबित करना चाहता हूँ मैं कि ये लोग डायरेक्टली कोई भी ऐसी डेवलपमेंट होगी हमारे मुल्क में, भले ही वो खुद बीजेपी के लोग ही क्यों ना करें, तो उसमें भी ये देश का नुकसान करने में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, क्योंकि इनको पाकिस्तान और चाइना से पैसे मिल रहे हैं इस बात के कि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होने दे। अब योगी जी ने एक मॉल का इनॉग्रेशन किया होगा, तो वो चाहे जैसे भी हैं, वो प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है ना, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो हम सब उस पद की इज्जत करते हैं और इसीलिए उनकी भी इज्जत करने के लिए मजबूर हैं। उनकी शख्सियत की इज्जत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो संविधान का खिलाफत करके कितने काम करते हैं। लेकिन अगर एक चीफ मिनिस्टर किसी जगह का इनॉग्रेशन करने जा रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, ये आपको समझना चाहिए कि वो कानूनी रूप से पूरी तरीके से साफ सुथरा है, सब चीज़ें उसमें क्लियर है। इस एंगल से मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ। उसके बाद कोई पीछे से पॉलिटिकल मजबूरी भी होती है, और जो लुलू साहब हैं वो एक बहुत बड़े पैसे वाले भी हैं और उनके जो संबंध हैं हमारे देश के राजनीतिज्ञों से और जो दूसरे देश के भी रूलर्स हैं उनसे बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं, और वो देश की इकोनॉमी को अच्छा करने में, यूपी की इकोनॉमी ख़ास तौर पे अच्छा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये बात तो चाइना और पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगी, आएगी क्या? बिल्कुल नहीं। इजराइल को भी पसंद नहीं आएगी। तो उन लोगों ने क्या काम किया कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की ताकि जो ये लुलू साहब हैं ये थोड़ा रिलक्टेंट फील करें इंडिया में इन्वेस्ट करने से और यूपी में ख़ास तौर से इन्वेस्टमेंट करने में। कुछ तो उनके दिल में अब शक, शुबहात और डर पैदा होंगे कि देखो मैंने तो इतना पैसा भी लगाया है यहाँ और ये इतनी बड़ी गड़बड़ शुरू कर दी और इसमें कोई कसूर भी नहीं है। बिजनेसमैन कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहेगा। क्यों पड़ेगा जब उसके पास दूसरी ऑप्शंस भी हैं। तो ऑप्शंस कहाँ हैं कि वो पाकिस्तान में जाएं, ऑप्शंस कहाँ हैं कि वो चाइना में जाके अपने मॉल्स खोलें और वहाँ पे अपने जो रसूख हैं दूसरे देशों के भी रूलर्स के साथ उसका फ़ायदा वो इंडिया को ना पहुँचाएं, किसको पहुँचाएं? चाइना और पाकिस्तान को। ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। जब तक हमारे देश के वासी इस बात को नहीं समझेंगे, ये जो अपने आप को मनुवादी संगठन है जो अपने आप को हिंदू नाम से बुलाना चाहते हैं, वो
क्या कर रहे हैं देश के साथ और देश की अर्थव्यवस्था के साथ, देश के साथ क्या दुश्मनी कर रहे हैं, ये बात समझ नहीं पाएंगे लोग। तो मेरा नम्र निवेदन सबसे यही है कि जो ये बातें मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको इस नज़र से भी देखना शुरू करें। सब कुछ चीज़ें ये देशद्रोही हैं, देश में हर एक प्रकार के गंदे घिनौने काम कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान से मदद लेकर, उनसे फ़ायदा उठाकर और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो ये आपने इस टॉपिक को तो यहीं पर क्लियर कर दिया, इसके बाद अब शायद कोई सवाल करना ठीक नहीं है। लेकिन एक आखिरी बात मोहम्मद जुबैर को लेकर आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं। मोहम्मद जुबैर को आज पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी है। जमानत के साथ माननीय जज ने 2-3 बातें अहम कही हैं। उसमें यह है कि किसी पर भी 153A और 295A नहीं लगाई जाएगी अगर कोई आलोचना किसी की करता है पार्टी की। दूसरी बात, किसी को जेल में नहीं रखा जाएगा इन धाराओं के तहत अगर सिर्फ आलोचना की गई है उसमें पार्टी की। दूसरी, लोकतंत्र की मजबूती है किसी पार्टी की आलोचना करना। पार्टियों को तैयार रहना चाहिए अपनी आलोचनाओं के लिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और मजबूती भी है। लेकिन मोहम्मद जुबैर अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि मामले उनके ऊपर बहुत चल रहे हैं। 50,000 का बॉन्ड उन्हें भरना पड़ा है, तब जमानत हुई है। लेकिन सवाल यहां ये उठ रहा है कि मोहम्मद जुबैर के ऊपर इतने सारे मामले लग गए, ईडी भी लग गई, लेकिन अभी तक एक शख्सियत ऐसी है जो अभी आजाद है, जिसने पूरे देश में आग लगाई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नुपुर शर्मा उसका नाम है। नुपुर शर्मा जी के अलावा भी नाम लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, एक जर्नलिस्ट का भी नाम लिया गया उसमें, और उसमें पुलिस का भी नाम लिया गया है कि पुलिस के रेड कारपेट का शब्द शायद इस्तेमाल किया था, लाल कालीन नुपुर शर्मा साहिबा के लिए बिछाया गया। तो ये 3 लोगों के नाम लिए गए कम से कम उसी टिप्पणी में, जो सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी मशहूर टिप्पणी है। तो सिर्फ नुपुर शर्मा साहिबा का नाम नहीं लिया गया। तो ये रेड कालीन के पीछे थोड़ा सा अगर हम और डिक करें तो ये किस वजह से रेड कालीन बिछे थे, क्योंकि नुपुर शर्मा जी ने खुद ये कहा था कि मेरे पीछे प्रधानमंत्री साहब का ऑफिस है, मेरे पीछे होम मिनिस्टर साहब का ऑफिस है, मेरे पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ है, इसीलिए शायद ये रेड कारपेट बिछा था। ये शायद इशारा सुप्रीम कोर्ट ने किया था। जहाँ तक ये जुबैर साहब की बात है, जुबैर साहब जो है ना, एक हमारे देश के अभी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे उनको देखना चाहिए, एक सिर्फ जर्नलिस्ट के तौर पे उन्हें नहीं देखना चाहिए। तो अब ये जो जजमेंट आज आई है, जो आप मैंने पढ़ी नहीं है अभी, जो आप बता रहे हो मुझे कि 153 में और 295 में अरेस्ट जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, तो ये इतने दिन से बंद कैसे थे? और अभी भी हैं, और अभी तो हैं, लेकिन इस केस में ज़मानत मिल गई ना। ये बंद क्यों थे इतने दिन से? ये भी माननीय न्यायाधीशों को सोचना पड़ेगा कि ये बात आज जो इतने दिन बाद कही जा रही है, अगर मेरा उस वक्त का आपने इंटरव्यू देखा होगा तो मैंने तब भी ये बात कही थी कि जिस जज साहब ने उनको रिमांड दी थी, पुलिस तो चलो गलत तरीके से अरेस्ट करके ले आई उन्हें, तब किस में लाई थी? 153 और 295 में। तो उन जज साहब के खिलाफ भी डिपार्टमेंटल एक्शन बनता है, क्योंकि वो रिमांड देने की पावर ही नहीं थी। अरनेश कुमार की जजमेंट ये कहती है। और जिस पुलिस अधिकारी ने उन्हें अरेस्ट किया था उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनती है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बनती है। वो दोनों जब तक कार्य नहीं होंगे तब तक ये बात किसी के जख्म पे मरहम नहीं लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बात कहना एक जख्मों पे नमक मिर्च छिड़कना है कि हमने तुम्हें इतने दिन तक बंद रख लिया, अब हम ये कह रहे हैं कि वो काम गलत था और तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी हमारे न्यायाधीशों को नज़र में रखनी पड़ेगी बात, और ये भी नज़र में रखनी पड़ेगी बात कि जुबैर साहब जैसे लोग जो हैं वो बहुत कम, मुट्ठी भर हैं हमारे देश में अभी, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं किससे? झूठ का एक जो माहौल बनाया जा रहा है, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके ये क्रिमिनल मीडिया द्वारा, जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके खिलाफ सच्चाई की एक टिमटिमाती जो लॉ है ना कुछ, उनको तो जुडिशरी को ख़ास तौर पे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और ये एक बात जुबैर साहब से मैं अपने आप को और इसलिए आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि मेरे ऑफिस में रेड किस लिए पड़ी थी? बुनियादी तौर पे कोई दिल्ली दंगों के मजलूमों को बचाने के लिए, वो एक छोटी वजह थी। बड़ी वजह ये थी कि जो चीज़ें, जिस तरह की चीज़ें जुबैर साहब के कंप्यूटर में अमित शाह साहब और दूसरे बड़े बड़े लोग ढूंढ रहे हैं सरकार के खिलाफ, वही चीज़ें ढूंढने मेरे कंप्यूटर में भी आए थे। तो मैंने उन्हें नहीं लेने दी वो चीज़ें, और जुबैर साहब का कंप्यूटर वो ले चुके हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है, और ये मंशा है। इस बात को हमारे पूरे देश को समझना चाहिए
कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो 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 सरकार का भ्रष्टाचार है वो एक्सपोज कर रहे हैं। ये जो सरकारों का और मनुवादी मानसिकता के बीजेपी और आरएसएस के खास तौर पे लोगों का जो झूठ तंत्र है, जिसकी वजह से वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो एक्सपोज करने की जिसके पास ताकत या शक्ति या हिम्मत है, उसके ऊपर सरकार पूरी ताकत से हमला कर रही है। उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी, आप जैसे लोगों की, सोशल मीडिया जो रियल मीडिया है आज के तौर पे, जो असली फोर्थ पिलर है देश का, प्रेस वाला, और जुडिशरी की सबसे ज़्यादा बनती है। इसके अलावा किसी की अगर जिम्मेदारी बनती है तो ईमानदार सरकारी अधिकारियों की, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि सभी लोग बेईमान भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ में। हाँ, बीजेपी आरएसएस में ऐसे लोगों की नंबर्स की कमी बहुत हो गई है जो ईमानदार हैं और जो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी और आरएसएस में भी उन सभी लोगों से मैं अपील करता हूं जो ईमानदार हैं, अभी भी बेईमान नहीं हैं, देशभक्त हैं, और जो पुलिस अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है। उनसे भी मैं अपील करता हूं कि इस प्रकार की ज़्यादतियों को रोकने के लिए वो अपनी तरफ से भी इंटरनल कदम उठाएं। शुक्रिया पराचा साहब इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो तमाम जो ताज़ा हालात हैं, चाहे वो पीएफआई के ऑफिस पर छापेमारी हो या फिर लुलु मॉल में नमाज का विवाद हो और उसके अलावा जुबैर की जमानत हो, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ राय रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा।